Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to study about molar specific heats of a gas. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट्स किनको कहते हैं और फिर उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट्स जो हैं वो क्या होती हैं। ये जिस तरह आपने गैमा को डिफाइन किया था कि गैमा जो है वो रेशियो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस की। तो अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स होती क्या है, इनको अब हम आज इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। 1 किलोग्राम ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि अगर हम 1 किलो की कोई चीज़ लेते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर उसके डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 किलोग्राम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, जो भी सब्सटेंस आप लेते हैं उसके डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं 1 किलोग्राम के अंदर। समटाइम्स इट इज़ प्रेफर टू कंसीडर अ क्वांटिटी कॉल्ड अ मोल। अक्सर हम फिर 1 किलोग्राम के बजाय जब हम गैसेस की बात करते हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, तो वहाँ फिर हम लार्ज मैस किलोग्राम लेने की बजाय फिर हम मोल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, सिंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और हम ये देखते हैं कि गैसेस में जब हम स्मॉल मैस की बात करते हैं, मोल जो है वो स्मॉल यूनिट है मैस की, तो जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल में तकरीबन सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं तमाम सब्सटेंसेस के। इसलिए 1 मोल को हम कंसीडर करना ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में बड़ी यूनिट है मैस की, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मैस की, तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। लेकिन जो 1 मोल होता है वो स्मॉलर यूनिट है मैस की। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो फिर हम 1 मोल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर हम किसी का 1 मोल कंसीडर करेंगे किसी सब्सटेंस का तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ से आप इसको मार्क कर लें कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड। वो हीट, ये मोलर स्पेसिफिक हीट जो है किसी सब्सटेंस की, ये वो हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी गैस का कि 1 मोल के टेम्परेचर का। अगर आपने कोई गैस लिया और आप उसका 1 मोल कंसीडर कर रहे हैं गैस का, और उसके ऊपर आप उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं 1 केल्विन तक, उसको आप मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं उस गैस की, उस सब्सटेंस की। तो ये यहाँ तक 1 केल्विन तक जो है ये इसकी डेफिनेशन है। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। तो ये इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की जो है वो डेफिनेशन है। इन केस ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अब हम यहाँ पर गैस की बात करें, क्योंकि ये हमने डेफिनेशन जो है ये गैस के लिए मार्क किया। अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करें तो ये भी तो स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ द वॉल्यूम एंड हेंस द वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो उस केस में वो जो वॉल्यूम का चेंज होता है और वो जो वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर होता है, इस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन तक अगर आप उनका टेम्परेचर चेंज करते हैं, ये तो हम कह रहे हैं ना कि 1 केल्विन तक टेम्परेचर चेंज करना हमने गैस का। जब हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करते हैं और उसका अगर आप 1 केल्विन तक लेकर आते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो उसके ऊपर जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। वो इतने नेग्लिजिबली स्मॉल होते हैं कि आप उन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं। नेग्लिजिबली स्मॉल मीन्स इतने स्मॉल इफेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के ऊपर कि आप उन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम सिर्फ मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस की बात करते हैं, क्योंकि गैसेस के ऊपर आप लार्ज इफेक्ट देख सकते हैं। सिर्फ 1 केल्विन के टेम्परेचर चेंज की वजह से आप उसका लार्ज इफेक्ट देख सकते हैं गैसेस के ऊपर, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स पे वो चेंज बहुत ही स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि आप उसे निगलेक्ट कर देते हैं। बट सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट द गैसेस। यही बात वो कह रहे हैं कि लेकिन आप इस तरह की बात, ये जो निगलेक्ट आप कर रहे हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, वो आप गैसेस के लिए नहीं कर सकते। विच सफ़र वेरिएशन इन द प्रेशर एज वेल एज इन द वॉल्यूम विद द राइज इन द टेम्परेचर। जो कि स्मॉल टेम्परेचर में भी आप राइज लेके आते हैं तो गैसेस के अंदर उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, जब आप पीवी डायग्राम बना के देखते हैं उसमें काफ़ी चेंज आता है इस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की वजह से 1 केल्विन तक के लिए। हैंस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द हीटिंग द गैसेज आइदर प्रेशर और वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो जब हम इसका इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द गैसेज देखना चाहते हैं कि गैसेस पर कितना चेंज आता है, कितना इफेक्ट होता है हीट का, तो या तो हम उसका प्रेशर को कांस्टेंट करके देखते हैं या उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट करके देखते हैं। 2 तरीके से हम उनको स्टडी करते हैं गैसेस को, या आइदर वी कैन केप इट्स प्रेशर कांस्टेंट और वी कैन केप इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। तो thus it is customary to define the molar specific heat of the gas in 2 ways। इसका मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस जो है उसके 2 तरीके हो गए, दो फॉर्म्स हो गई। एक को हम कहते हैं सीपी और दूसरी फॉर्म को जो है हम कहते हैं सीवी।
सी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी का मतलब है कि हम मोलर स्पेसिफिक हीट को दो तरह से पढ़ें। एक दफ़ा हम उसको एट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ये जैसे कि अभी यहाँ पे कहा कि क्योंकि गैसेस के ऊपर बहुत ह्यूज चेंज आ जाता है स्मॉल टेम्परेचर के चेंज से उसके प्रेशर और वॉल्यूम पे, तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट को दो तरह से पढ़ेंगे। एक दफ़ा प्रेशर को कांस्टेंट करके जिसको हम सीपी कहेंगे, और एक दफ़ा वॉल्यूम को कांस्टेंट करके जिसको हम सीवी कहेंगे। सो व्हेन वी स्टडी द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन रिप्रेजेंट इट विद सीपी, और जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय सीवी। अब ये दो तरह से उन्होंने बताया आपको। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले उन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम वाला बताया, यानी कि ये सीवी वाला, ठीक है। तो सीवी का उन्होंने बात आपको कही है, इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इज सिंबलाइज्ड बाय सीवी। तो ये उसकी डेफिनेशन बताइए आपको कि ये वो मोलर स्पेसिफिक हीट है जिसको आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी कर रहे हैं, और ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि ट्रांसफर हो रही है और रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। जैसे आपने ऊपर इसको डिफाइन किया, सेम वही डेफिनेशन है, लेकिन अब ये कैसे पढ़े हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको आप सीवी कहते हैं। अब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है जैसे आपके पास एक प्रेशर कुकर है, आपने उसके लिड को कवर करके उसको आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब उसका लिड जो है वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो पहली आपको फिगर नजर आ रही है, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो फर्स्ट फिगर है जिसका लिड आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इफ 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस ऑफ इज हीटेड टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा टी। अब आप इसको ही लेके चलें, अगर आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी करते हैं तो आप नीचे से उसको हीट सप्लाई करें। जब आप उसको हीट सप्लाई करेंगे, अब लिड ऊपर तो मूव हो नहीं सकता। जब लिड ऊपर मूव नहीं हो सकता तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बाय डेल्टा टी, द हीट ट्रांसफर्ड क्यू वी मस्ट बी इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, ये रिलेशन जो है ये हीट का आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ, कि क्यू जो है जो हीट एंटर इनटू द सिस्टम हो रही है दैट शुड बी इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। सी वी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डेल्टा टी वो इंक्रीज इन टेम्परेचर है जो इस हीट के अंदर जाने से आ रहा है। सो क्यू शुड बी इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। और यहाँ पर बिकॉज डेल्टा वी इज ज़ीरो, चूंकि आपने उसके वॉल्यूम को जो है वो कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं आएगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। जब वर्क डन जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपको क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट लिखी, और इस स्टेटमेंट के अंदर आपने कहा कि जो आपका Q है अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो Q है आपका क्या है, CV डेल्टा टी, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। तो QV जो है वो आपका QV मीन्स जो हीट एंटर हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो बराबर होगी CV डेल्टा टी के। वर्क डन क्यों जीरो है, क्योंकि आपने लिड को कांस्टेंट कर दिया। जब लिड ऊपर नीचे मूव ही नहीं हो सकती तो कोई वर्क नहीं होगा, और वर्क डन जीरो होगा। जब वर्क डन जीरो होगा तो यहाँ से आपके पास आ गया कि डेल्टा यू भी बराबर होगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू द सीवी डेल्टा टी। जैसे क्यू बराबर है सीवी डेल्टा टी के, तो वो जो क्यू है वो पूरे का पूरा उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी करा रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वर्क डन इज जीरो। तो सारे का सारा हीट जो उसके अंदर एंटर हो रही है जो कि क्यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, वो बराबर होगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के, यानी डेल्टा यू शुड ऑल्सो इक्वल टू सी वी डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज देर इज नो वर्क, क्योंकि वर्क डन जो है वो इस केस में जीरो है, तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए सारी हीट जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये तो हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर दी। अब आ जाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। जो सेकंड चीज़ है वो क्या है कि जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस टू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात अब इधर इंपॉर्टेंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सीपी। तो ये सेम वही डेफिनेशन है जो आपने सीवी के लिए भी लिखी है, बट सीवी के लिए आपने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी के लिए अब आप कह रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और उसको सीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेम वही डेफिनेशन है जो मोलर स्पेसिफिक हीट की आपको ऊपर मार्क कराई है। तो यही डेफिनेशन आपने यहाँ तक लिख के थ्रू 1 केल्विन तक, उसके बाद आप लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो सीवी या सीपी की डेफिनेशन बन जाएगी जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, तो ये उन्होंने उसको जो है रिप्रेजेंट कर दिया है सीपी को, जैसे यहाँ पे ऊपर उन्होंने यहाँ तक सीवी को रिप्रेजेंट किया था कि सीवी क्या होता है, अब यहाँ पे सीपी को बता दिया वो क्या होता है।
To rise the temperature of 1 mole of the gas by delta T at constant pressure, the heat transfer QP must be equal to CP delta T। ये देखिए, अब ये सेकंड डायग्राम जो है ये आपके लिए CP के लिए उन्होंने बनाई है, विच इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपने उसके लिड को मूव करने दिया है, अब वो लिड जो है वो मूवेबल है, ठीक है। जैसे ही हीट एंटर होगी तो हीट एंटर होने से उसकी लिड ऊपर चली गई है और वॉल्यूम में इंक्रीज आया है। जब वॉल्यूम में इंक्रीज आया है तो फिर क्या होगा कि वर्क डन तो परफॉर्म हो रहा है। अब वर्क डन जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब आप नहीं कह सकते कि वर्क डन जीरो है। इस केस में जब आपने लिड को कांस्टेंट रखा हुआ था तो उस वक्त वर्क डन जीरो था। अब जो है वो वर्क डन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हीट एनर्जी बेसिकली वही है जैसे आप पहले कह रहे थे कि क्यू बराबर है सी वी डेल्टा टी के। अब यहाँ पे भी हीट एनर्जी जो है क्यू वो बराबर है सी पी डेल्टा टी के, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये वही रहेगी हीट की रिलेशन टेम्परेचर के साथ, क्योंकि हीट जब भी एंटर होगी किसी सिस्टम में तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज ही करेगी। तो हीट की जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है, और ये जो बीच में Cp आ रहा है वो कांस्टेंट है ना आपका, यानी यू कैन से दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब जब हम इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़े थे तो हम यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, और जब हम इसे एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ेंगे तो फिर Q इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। दोनों सूरतों में हीट का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। आप इसको QV कह सकते थे कांस्टेंट वॉल्यूम पे और इसको QP कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों रिलेशंस आपकी बेसिकली इसी से आ रही हैं कि आपका हीट का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो QP जो है आप इसे कह सकते हैं यहाँ पे, या खाली Q भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू CP डेल्टा टी। अब ये जब हीट एंटर हो रही है सिस्टम में तो अब उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें इंक्रीज तो आएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, लेकिन साथ ही चूंकि अब लिड ऊपर की तरफ मूव हो सकता है तो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो अब सारी की सारी हीट एनर्जी, जैसे पहले हो रहा था कि सारी की सारी हीट एनर्जी उसकी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में काम आ रही थी, वर्क डन जीरो था। अब ऐसा नहीं है, अब जो हीट एंटर हो रही है वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी कराएगी और साथ ही साथ वर्क डन भी होगा बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो दोनों चीज़ों में अब आपकी हीट एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने आगे अब इसको बताया हुआ कि थस जब हम ये बात करते हैं कि उसकी जो वो हीट एंटर होगी सिस्टम में और QP मस्ट बी इक्वल टू CP डेल्टा टी, तो फिर उसके बाद क्या होगा, सो QP इज इक्वल टू CP डेल्टा टी। ये फाइनल रिलेशन इधर से निकाला है। और अब QP जो है वो सिर्फ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नहीं करा रही बल्कि वर्क डन भी परफॉर्म करा रही है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से CP माइनस CV जो है वो R के बराबर है। हाउ द CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP का मैंने आपको बताया, CP इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आर के बारे में आपने आइडियल गैस लॉ में पढ़ा है कि आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये चीज़ डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह इसके बराबर है वो हम देखते हैं, थोड़े से स्टेप्स हैं और उसमें आप देख लेंगे कि वन मोल ऑफ द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। आप सोचें कि आप 1 मोल गैस को जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर में लिड जो है वो मूवेबल होता है, यानी वर्क डन भी होगा। द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो वो जो इंटरनल एनर्जी आपने देखी थी, जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ रही थी इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, वो वही रहेगी जो पहले थी। यानी ये देखें, इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज है डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, अभी भी वो यही रहेगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। एट कांस्टेंट प्रेशर भी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, बस फर्क ही आएगा कि उस वक्त वर्क डन जीरो था, अब वर्क डन जीरो नहीं है, क्योंकि हीट दोनों सूरत में एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर। जब भी हीट एंटर होगी तो उसमें जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो सेम अमाउंट में आएगा। अब ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है, यानी यू कैन टेक डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है हीट के एंटर होने से। सिंस द गैस एक्सपैंड, और अब आपकी गैस एक्सपैंड हो सकती है, वर्क डन होगा बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। जब वर्क डन सिस्टम से सराउंडिंग पर होता है तो गैस एक्सपैंड कर रही है। जब गैस एक्सपैंड करती है तो टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, वो एक्सपैंड इसीलिए कर रही है ताकि उसके प्रेशर को कांस्टेंट रख सके। सो द वर्क डन, आपने वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, अब वो जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, वो किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये रिलेशन भी आपने पहले पढ़ी है पिछले टॉपिक्स में कि W जो है वर्क डन वो बराबर होगा P डेल्टा V के, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम की वजह से ही वर्क डन हो रहा है। जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, जैसे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपने देखा था, तो उस वक्त वर्क डन भी जीरो होता है। वेयर डेल्टा V इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वो जो डेल्टा V है वो अब इंक्रीज इन वॉल्यूम को शो कर है। सो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, यानी अगर हम ये देखें कि यहाँ पर
आप इसको अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने ये रिलेशन पढ़ी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इस रिलेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें। Q की जगह जो है हम क्या पुट कर सकते हैं, ये जो ऊपर रिलेशन आपने निकाली है कि QP कांस्टेंट प्रेशर पे हमने कर रहे हैं ना काम सारा। जब हम कांस्टेंट ये देखें कि मोल ऑफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हम ये सारा काम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो इसके साथ डायग्राम भी कांस्टेंट प्रेशर वाली बनेगी, ये सेकेंड डायग्राम ये वाली, ठीक है। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की यहाँ पे बात की थी तो ये वाली डायग्राम थी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये सेकंड डायग्राम है, ठीक है, बी वाला पार्ट है जो इसका। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि आप अब इसकी वैल्यू पुट करें QP, आप इसे कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे दिस इज QP। डेल्टा U तो सेम है, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, आपने देखा कि दोनों के लिए टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज द सेम। और उसके बाद प्लस W। अब QP की वैल्यू क्या है, CP डेल्टा T, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, CV डेल्टा T, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस W वर्क डन क्या है, P डेल्टा V। तो ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए हैं, QP की वैल्यू, डेल्टा U की वैल्यू और प्लस वर्क डन की वैल्यू। ये यहाँ पे जब हम पुट करेंगे अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो अब ये देखें कि यूजिंग इक्वेशन 11.6 फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर हम वैसे भी आपको आइडियल गैस लॉ का पता होना चाहिए। 11.6 इक्वेशन में उन्होंने आपको आइडियल गैस लॉ बताया था, आप देख सकते हैं इधर पीछे, ठीक है। ये तो वैसे भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए। 11.6 इक्वेशन में भी उन्होंने आपको आइडियल गैस लॉ के बारे में ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर और N जो थे वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑफ द गैस। तो यहाँ पर चूंकि हम 1 मोल गैस की बात करें तो N जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे भी आइडियल गैस लॉ को कि PV इज इक्वल टू nRT। तो वहाँ से जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 मोल की गैस है आपके पास, तो फिर आप PV आप बड़ा डालें ताकि पता चले ये वॉल्यूम है। सो दिस इज PV इज इक्वल टू RT। ये आप इक्वेशन लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस ड्यू टू द एक्सपेंशन, क्योंकि इसे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ना, तो एक्सपेंशन ऑफ द गैस हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि PV की बजाय अब आप लिखेंगे P डेल्टा V, और ये जो डेल्टा V जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है इट इज ओनली ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर के साथ भी क्या लगेगा, डेल्टा T। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ लगेगा P इज कांस्टेंट, और राइट साइड पे R इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर के साथ इंक्रीज लगेगा डेल्टा T। सो P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T, ठीक है। P और R कांस्टेंट है इसलिए उसके साथ डेल्टा नहीं लगेगा। डेल्टा किन के साथ लगेगा, वॉल्यूम के साथ और टेम्परेचर के साथ। अच्छा, अब ये चीज़ हमने इस तरह क्यों किया, क्योंकि हमने इसे इसमें पुट करना था अपनी 11.13 क्वेश्चन में, यहाँ पे P डेल्टा V की बजाय। अब P डेल्टा V की बजाय आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, R डेल्टा T, ये चीज़ आप इधर पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसको इधर पुट करेंगे सो CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। अब डेल्टा T ये आप कॉमन लेके भी काट सकते हैं दोनों बोथ साइड्स पर, और यहाँ से CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और ये CV जब उधर चला जाएगा CP के पास तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इट इज ऑब्वियस, अब आप देख सकते हैं, अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इस रिलेशन से, ये आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है कि क्या CP ग्रेटर है या CV ग्रेटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्वियस है, ये रिजल्ट आप इसका लिख सकते हैं यहाँ पे, रिजल्ट या कंक्लूजन, कि इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट CP इज ग्रेटर देन CV, कि CP जो है वो CV से बड़ा है बाय एन अमाउंट इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कितना बड़ा है, उतनी अमाउंट बड़ा है जितना कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्योंकि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब है CP ग्रेटर है CV से बाय द अमाउंट ऑफ R, वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आएगी, और वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि CP आपको देखें, CV जो है वो सिर्फ एक काम कर रहा है, क्योंकि आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो वो सिर्फ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CV यूज हो रहा था सिर्फ एक, वो क्या करता है, सिर्फ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन 0 होता है CV के अंदर, जबकि CP में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी हो रही है और वर्क डन भी परफॉर्म हो रहा है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। दैट्स वाई CP जो है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू CV।
ठीक है, और कितने अमाउंट ग्रेटर है, बाय द अमाउंट ऑफ आर वेयर आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी उस 11.6 इक्वेशन के नीचे गिवन है, आर की वैल्यू आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें यहाँ पे, ये देखिए आर की क्या वैल्यू है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ये चीज़ें एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेते हैं, तो ये वैल्यू भी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। तो आई होप स्टूडेंट्स हमने ये जितनी बातें आज की हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी कहीं मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.